बर्ड्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई, जंगल में दौड़ते हुए हिरन, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, इतने कलरफुल फ्लावर्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, द टाइनी इंसेक्ट्स क्रीपिंग इन द गार्डन, या फिर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी वन शॉट्स का शुभारंभ। तो आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnerhub.com। तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करेंगे द लिविंग वर्ल्ड की विथ बायोडाइवर्सिटी। बायो बोले तो लाइफ, डाइवर्सिटी बोले तो वैरायटी। द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ इज बायोडाइवर्सिटी। अब कभी कभी आप खुद भी हैरान होते होंगे, राइट, कि एक तरफ बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा, और दूसरी तरफ इतने ह्यूज एनिमल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि अगर हम लैंड एनिमल्स की बात करें तो एलिफेंट्स हैं, अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो वेल्स, शार्क्स, डॉल्फिन्स जैसे बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, कितने तरह की वैरायटी है लाइफ फॉर्म्स की। नाउ इंटरेस्टिंगली ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो वैरायटी है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये मेंटेन करती है अर्थ में इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस बोले तो इनफैक्ट हम सभी देखते हैं कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसी को ले लो, जैसे प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हम सभी को पता है। ये प्लांट्स जो हैं ये खाना बनते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत से हर्बीवोर्स हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं जैसे कि काउज, रैबिट, डियर, तो ये सारे प्लांट्स खाते हैं। अब इन सारे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं कुछ और ऑर्गेनिजम्स जैसे कि जैकल, वुल्व्स, उन्हें खाते हैं कुछ और ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लायंस या फिर टाइगर्स। और जब ये सारे ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, जब ये मर जाते हैं, तो इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं बैक्टीरिया, फंगाई जैसे ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो इसका मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स किसी न किसी फॉर्म में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ। तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक सबसे आसान या फिर सबसे डायरेक्ट तरीका होता है टू प्रिजर्व स्पीशीज एक्सटिंक्शन, स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाना, स्पीशीज को पकड़ के रखना, ताकि हमारे पास समय के साथ साथ और नए नए स्पीशीज बनती रहे, हमारी बायोडाइवर्सिटी और ज़्यादा होती रहे और ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ में पाए जाने लगे। तो बच्चों, जैसे ही हम इतने वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं, वहाँ पर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है नॉमेनक्लेचर, बोले तो नामकरण। एग्जैक्टली। तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनका नेमिंग होना ज़रूरी है, सबको एक नाम मिलना ज़रूरी है। नामकरण ज़रूरी क्यों है? अब आप खुद ऐसे सोचो, मान लो आपकी क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं, हर बच्चे का एक नाम होता है, राइट। नाम होने से क्या होता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर बच्चे को उस नाम से। बट अगर किसी भी बच्चे का कोई नाम ना हो तो क्या होगा? इट विल बी अ टोटल मैस, हैफर्जट हो जाएगा, राइट। हम बच्चों को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ठीक उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग भी जरूरी है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एज नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सेम नाम हो दैट इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब एक ऐसा नाम हम देते हैं उस ऑर्गेनिज्म को जो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम हो, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड वो ऑर्गेनिज्म उसी नाम से जाना जाए। भले उसके और भी नाम हो, दिक्कत नहीं है, बट वो नाम उसी ऑर्गेनिज्म का हो। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे हाथ में ये क्या है? पेन। पेन इन इंग्लिश, राइट। लेकिन वही हिंदी भाषा में अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो शायद ये कलम है। अगर बांग्ला भाषा में मैं पूछूं तो शायद ये कॉलम है। अगर मैं फ्रेंच में पूछूं तो शायद ये स्टाइलो है,
राइट। तो मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अलग अलग नाम हैं। अब अगर मान लो कि मैं एक ऐसे इलाके में पहुंच जाती हूँ, एक ऐसे लोकेलिटी में पहुंच जाती हूँ जहां पर लोगों को सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है, और मुझे सिर्फ शुद्ध हिंदी आती है, तो वहां जाकर अगर मैं बोलूं कि मुझे कलम चाहिए, तो लोगों को कलम क्या है ये समझ में ही नहीं आएगा, बिकॉज उन्हें तो ये चीज पेन के नाम से समझ में आता है, राइट। तो बोलने का मतलब है कि ये जो नॉमेनक्लेचर की बात हम अभी कर रहे हैं, इस नॉमेनक्लेचर के अंदर हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम देते हैं जो नाम यूनिवर्सली सेम होता है सब जगह पे, दैट इज लैंग्वेज एग्नोस्टिक। मतलब ऐसा नहीं कि वो नाम अलग अलग लैंग्वेज में बदलता रहेगा, वो नाम एक ऐसा नाम होगा जो यूनिवर्सली उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? अगर आप हिंदी भाषी हो तो आप बोलोगे ये आम है, अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आप बोलोगे ये मैंगो है। अब चीज़ वही है लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं अलग अलग भाषा में, बट इसी चीज़ का, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, राइट, तो इसी चीज़ का एक ऐसा नाम रखा गया जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। अब मैंगीफेरा इंडिका है मतलब भाई क्या है वो सबको पता है, मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगो, राइट। तो यहां पर हम एक ऐसी नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, राइट। आई थिंक विद दिस एग्जांपल इट इज क्लियर कि हम किस तरह की नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। एक ऐसा साइंटिफिक तरीका ऑफ नेमिंग ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेम रहे एवरीवेयर, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने के लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ पता होना चाहिए, राइट। जैसे मान लो किसी भी चीज का, अब जैसे यही चीज है मेरे हाथ में, अब इसका नाम हमने पेन रख दिया। जिसने भी ये नाम रखा होगा कुछ सोच के रखा होगा, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू गिव अ मीनिंगफुल नेम टू एन ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये मीनिंगफुल नाम देने के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि भाई ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। तो बेसिकली इसकी एक डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए बिफोर नेमिंग इट, और उसे ही हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, राइट। मतलब डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली। अब यहाँ पर हम पेन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने से पहले उनको करेक्टली डिस्क्राइब करना जरूरी है ताकि हम उन्हें मीनिंगफुल नाम दे सके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो कुल मिला के हमारी कहानी ये हुई कि ऑर्गेनिजम्स के नॉमेनक्लेचर करना तभी पॉसिबल है जब उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका हो, यानी कि आइडेंटिफिकेशन पहले होता है उसके बाद होता है नॉमेनक्लेचर। तो अब हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर के सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में। तो यहीं पर शुरुआत होती है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। बाइनोमियल, बाई बोले तो टू, मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स जहां पर हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देते हैं जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, और इसी दो से यहाँ पे आया बाई। बाई मतलब दो, इनके नाम में ही दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था ये पहली बार डेवलप किया था कैरोलस लिनियस ने। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस पे, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो एनिमल आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, इस एनिमल का जो कॉमन नेम है इंग्लिश में वो क्या है, टाइगर। अब इसके अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग कॉमन नेम्स हो सकते हैं, जैसे कन्नड़ा में इसे कहते हैं हुल्ली, जैसे बांग्ला में इसे कहते हैं बाघ। ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस में इस एनिमल के अलग अलग कॉमन नेम्स हो सकते हैं, बट इस एनिमल का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस। बड़े ध्यान से इस साइंटिफिक नेम को देखो, इसमें दो कॉम्पोनेंट्स है, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा जो है यह है जेनेरिक नेम, टाइग्रिस जो है यह है स्पेसिफिक एपिथेट, राइट। तो कोई भी साइंटिफिक नेम के ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मैंगो का साइंटिफिक नेम जो कि था मैंगीफेरा इंडिका, तो यहां पर भी आप देख सकते हो मैंगीफेरा इज द जेनेरिक नेम एंड इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट। तो चलो बच्चों अब देखेंगे हम कुछ यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो हम जनरली देखते हैं दीज आर लैटिनाइज्ड, ये जनरली लैटिन नेम्स होते हैं। सेकंड, इनके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पहला
पहला वर्ड होता है दैट डिनोट्स द जेनेरिक नेम, तो दूसरा वर्ड होता है दैट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जो जेनेरिक नेम होता है उसे हम कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हैं, जो स्पेसिफिक नेम होता है उसे हम स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मैंगो का साइंटिफिक नेम तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा का एम कैपिटल है लेकिन इंडिका का आई स्मॉल लेटर है। इस पूरे नाम को, पूरे साइंटिफिक नेम को हम या तो इटैलिक्स में लिखते हैं या फिर हम इसे अंडरलाइन करते हैं। बहुत बार साइंटिफिक नेम्स के लास्ट में हम शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं जिन्होंने पहली बार उस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, जहां पे लिन इटैलिक्स में लिखा हुआ नहीं है, लिन डिनोट्स लिनेयस, जिन्होंने पहली बार इस पर्टिकुलर मैंगो को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं साइंटिफिक नेम्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों अब आता है हमारे सामने एक और सवाल कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक एक बाइनोमियल नेम देते रहें, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? मुश्किल है, राइट? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब अगर सबका हमको बाइनोमियल नेम देना है, इसका मतलब है हर एक ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करना होगा, उनके बारे में पता करना होगा और उसके बाद उनको एक एक नाम देना पड़ेगा। सो दिस डजंट सीम टू बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या आया? इसका सॉल्यूशन आया क्लासिफिकेशन। एग्जैक्टली। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है ये समझने से पहले सुनते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल या फिर ये स्टोरी से रिलेट करते हैं। जैसे मान लो एक स्कूल है, ठीक है, अब उस स्कूल के अंदर टोटल 3000 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, पूरे स्कूल में टोटल 3000 बच्चे हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के हैं। अब एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो जहां पर वो सारे बच्चे आते हैं, सारे के सारे 3000 बच्चे आते हैं और वो बच्चे रैंडमली किसी भी टीचर से कुछ भी पढ़ते हैं, जिसका जहां मन होता है वो उस रूम में चला जाता है पढ़ने के लिए और पढ़ के आ जाता है। तो अगर इस तरीके का सिस्टम हो तो विल दैट वर्क? अब ये सारे बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के भी है, कोई बच्चा 6 साल का है तो कोई 16 साल का भी है, राइट? दिस विल नॉट वर्क। तो क्या किया गया ताकि मतलब चीजें ज्यादा इफेक्टिव हो, इसके लिए क्या किया गया? बच्चों को डिफरेंट क्लासेस में ग्रुप किया गया, राइट? जो बच्चे 6 साल के एज के हैं उन सबको क्लास 1 वाले क्लासरूम में डाला गया, जो बच्चे 7 साल के उम्र के हैं उन सभी बच्चों को क्लास 2 के क्लासरूम में डाला गया। इस तरीके से पूरे स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासरूम्स बना दिए गए फॉर अलग अलग ग्रेड्स या फिर अलग अलग क्लास। अब क्लास 1 में कुछ 30-40 बच्चे हैं, क्लास 2 में कुछ 30-40 बच्चे हैं एंड सो ऑन। तो इस तरीके से वो जो 3000 बच्चे थे उन 3000 बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए बेस्ड ऑन देयर एज ग्रुप। एज ग्रुप सेम अगर है सभी बच्चों का तो उन सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बराबर सा हुआ है, तो टीचर उन सबको सेम लेवल की चीजें सिखा सकता है। करेक्ट? तो इस तरीके से जब बच्चों को हमने ग्रुप कर दिया तो ओवरऑल पूरा जो चीज था वो काफी सिस्टमैटिक हो गया, काफी ऑर्गेनाइज्ड हो गया, काफी इजी हो गया, है ना? तो कुछ ऐसा ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी करते हैं। इंस्टेड ऑफ नेमिंग हर एक ऑर्गेनिज्म, हम इन ऑर्गेनिजम्स को काइंड ऑफ ग्रुप्स में डाल देते हैं। किस तरीके से हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं, किस तरीके से हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, वही तो अभी हम सीखने वाले हैं। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम क्लासिफिकेशन को? इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डालना बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने वो स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया कि सिमिलर एज ग्रुप के बच्चों को हमने एक क्लास में डाल दिया, यानी कि एक ग्रुप में डाल दिया। सिमिलरली बहुत से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके साथ कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ कुछ उनके फीचर्स को हम बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं। जैसे ही हम उड़ने की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी मच रिलेटेबल टू बर्ड्स। जब हम तैरने की बात करते हैं वेरी मच रिलेटेबल टू फिशेस। जब हम सोचने की बात करते हैं वेरी मच रिलेटेबल टू ह्यूमंस। तो इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो कैरेक्टर्स कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए ट्रू है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डालने के इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अगला सवाल घूम फिर के वही आता है कि व्हाई क्लासिफिकेशन? क्या क्लासिफिकेशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है? क्या ऑर्गेनिजम्स को ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में डालने से हमें बहुत ज्यादा मदद होगी? यहाँ पर लेंगे एक और एग्जाम्पल। एक स्कूल वाला एग्जाम्पल तो था ही, साथ एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो शायद थोड़ा और
आपको एक और डिफरेंट एंगल दिखाएगा। जैसे मान लो कि आप एक नए घर में शिफ्ट हुए हो। अब जब आप घर शिफ्ट करते हो तो आपके पास बहुत सारा सामान होता है, आपके पास बहुत सारी किताब कॉपियाँ होती है, बहुत सारा फर्नीचर होता है, बहुत सारे कपड़े होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लो कि इन सारे सामान के साथ आप अपने नए घर में गए और वहाँ पे जाके ये सारा सामान डंप कर दिया, ठीक है, मतलब कोई भी सामान कहीं पे भी रख दिया, बस रख दिया उस नए घर पे। सो डू यू थिंक दैट दिस विल मेक योर लाइफ इजी? नॉट एट ऑल। अब क्या होगा, बाद में आप कोई भी चीज ढूंढोगे तो मतलब यू विल कीप रनिंग अराउंड द हाउस, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि भाई प्रेशर कुकर कहाँ पे है, या फिर आपके कपड़े कहाँ पे हैं, या फिर आपकी किताबें कहाँ पे हैं, है ना। तो एक बेटर तरीका क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन का, जहां पर आप इन चीजों को अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप कर लो और उनको अलग अलग जगहों पे अरेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी किताब, कॉपी, स्टेशनरी, पेन्स, पेंसिल्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें, उन सबको आपने स्टडी रूम में डाल दिया। इनफैक्ट वहाँ पर भी फर्दर ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेशनरी आइटम्स को एक तरफ रखा, किताबों को एक तरफ रखा, किताबों में भी फिजिक्स की किताबें एक जगह रखी, केमिस्ट्री की एक जगह रखी, बायोलॉजी की एक जगह रखी, ठीक है। उसी तरीके से किचन के अंदर जितने भी खाना बनाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो अप्लायंसेस हों, जैसे कि मान लो रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर माइक्रोवेव हो गया, या मिक्सर ग्राइंडर हो गया, इस तरह की चीज़ें किचन में रख दी। और अगेन उसको भी फर्दर कैटेगराइज कर दिया कि जो सामान, जहाँ पे एक एक सेक्शन बना लिया हर तरह के सामान का। अब इस तरीके से क्या हो जाएगी, आपकी लाइफ सुपर सिंपल हो जाएगी। अब अगर आपको कोई एक सामान ढूंढना है, अब अगर आपको मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, यू नो वेयर एग्जैक्टली इट विल बी। मिक्सर ग्राइंडर को यूज करने के लिए यू विल नॉट एंटर इनटू योर बाथरूम और योर बेडरूम और योर डाइनिंग रूम। मिक्सर ग्राइंडर को यूज करने के लिए आप कहाँ एंटर करोगे, अपने किचन में, राइट। तो इस तरीके से क्लासीफाई जब हम कर देते हैं चीजों को इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो क्या, उनके फंक्शंस क्या हैं। जैसे किचन में हम सारी वैसे सामान रख रहे हैं जो खाना बनाने में हेल्प करते हैं, स्टडी रूम में हम सारे वैसे सामान रख रहे हैं जो हमें पढ़ने में मदद करते हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम चीज़ों को क्लासीफाई कर देते हैं तो हमारे लिए चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाती हैं। हमारे लिए इट इज़ ऑल अबाउट, हमें चाहे कुछ भी चाहिए हो, हमें कहाँ कहाँ ढूंढना रहेगा, या तो किचन में, या बेडरूम में, या हॉल में, या फिर स्टडी रूम में। तो ऐसे हमारे पास 2-3 डिफरेंट जगह हो जाएंगे। बेस्ड ऑन हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, वी जस्ट गो टू दैट सेक्शन एंड लुक फॉर दैट आइटम, ठीक है। तो लाइफ हो जाती है सुपर सिंपल। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे तो हमारा लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाने वाला है। तो बच्चों, अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स और स्टोरीज डिस्कस किए उससे हमें ये पता लगता है कि क्लासिफिकेशन जो है वो हमें कई तरीके से मदद करता है। जैसे कि देखो, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअली डिटेल में स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन के हेल्प से हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल जाता है। तो यानी कि बहुत सारे इतने वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स की जो स्टडी है वो ईजियर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। इतना ही नहीं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दे जाता है। यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले ओरिजिनेट हुआ, कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में ओरिजिनेट हुआ, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हमें क्लासिफिकेशन से मिलता है। इतना ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नॉमेनक्लेचर होता है, इनकी जो नेमिंग होती है, उसमें क्लासिफिकेशन का एक बहुत क्रूशियल रोल होता है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होने की वजह से हमने फ्राइंग पैन और माइक्रोवेव दोनों को सेम ग्रुप में डाला, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब जैसे अगर मैं अपने आप को किसी और ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करूं, लेट्स से मैं अपने आप को मेरे किसी फ्रेंड से कंपेयर करूं, तो सिमिलैरिटीज काफ़ी ज़्यादा होंगी, राइट। लेकिन वहीं अगर हम अपने आप को किसी लेट्स से मंकी से कंपेयर करें तो उस केस में क्या होगा, सिमिलैरिटीज कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। अब अगर मैं अपने आप को किसी और एनिमल से कंपेयर करूं, लेट्स से एक बर्ड से कंपेयर करूं, सिमिलैरिटीज और कम हो जाएंगी। अब अगर मैं अपने आप को एक बैक्टीरिया से कंपेयर करूं तो सिमिलैरिटीज और कम होती जा रही है, राइट। तो मेरे बोलने का मतलब है कि मेरा और मेरे फ्रेंड का सेम ग्रुप में फॉल करने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हमारे बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है कंपेयर्ड टू मेरा और बैक्टीरिया का सेम ग्रुप में फॉल करने के चांसेस से,
राइट। बोलने का मतलब है कि बेस्ड ऑन कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कितने सिमिलर है, बेस्ड ऑन दैट ये ग्रुपिंग की जाती है, ये क्लासिफिकेशन की जाती है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होता है दैट इज ऑलवेज द मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके ऊपर बेस करके ही उन्हें क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो मतलब बच्चों अभी तक हमारी कहानी कहाँ तक बढ़ी? हमारी कहानी कुछ यूं चल रही है अभी तक कि नोमेनक्लेचर करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स का नामकरण करने के लिए आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। और क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं कैटेगरीज की, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं, है ना। तो इन्हीं कैटेगरीज के लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं टैक्सा। तो टैक्सा क्या है? टैक्सा इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड। अब ये जो टैक्सा है ये कैटेगरीज डिनोट कर सकती हैं एट वेरियस लेवल्स। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई लोअर लेवल का कैटेगरी है या हायर लेवल का कैटेगरी है। तो अलग अलग लेवल पे इस तरह के जो कैटेगरीज होते हैं उनको हम टैक्सा कहते हैं। तो टैक्सा से आ जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू डिफरेंट टैक्सा, इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक बहुत रिलेटेड सा टर्म आता है जिसे हम कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। इसलिए आप देखोगे बहुत बार टेक्स्ट बुक में टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स को साथ साथ लिखते हैं। तो टैक्सोनॉमी का मतलब समझ में आ गया? मतलब ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में डालना, अलग अलग टैक्सा में डालना, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। सिस्टेमैटिक्स क्या होता है? सिस्टेमैटिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी होता है, एक ब्रांच ऑफ साइंस कह लो, ब्रांच ऑफ स्टडी कह लो, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को सिस्टेमैटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप्स हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि कैसे ये टैक्सोनॉमी से लिंक्ड है, क्योंकि टैक्सोनॉमी में भी तो हम यही करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं, बस इतना ही करते हैं टैक्सोनॉमी में। सिस्टेमैटिक्स में क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को सिस्टेमैटिकली ऑर्गेनाइज तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके बीच के रिलेशनशिप्स को भी स्टडी करते हैं। तो बच्चों अभी अभी हमने क्या देखा कि ये जो कैटेगरीज होती है ऑर्गेनिजम्स को, जो हम एक एक कैटेगरी में डालते हैं, इन कैटेगरीज को हम कहते हैं टैक्सा। टैक्सा बेसिकली एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन हम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को कहते हैं, एक कैटेगरी को टैक्सॉन कहते हैं। ये टर्म्स याद रखना, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे एक हायर लेवल कैटेगरी होती है, लोअर लेवल कैटेगरीज होती हैं, ऐसी बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं और ये सारी कैटेगरीज ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट करती है एक टैक्सोनॉमिक हेरार्की। हेरार्की समझते हो? जैसे मान लो एक लेवल ऑफ, लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेरार्की की बात करते हैं, राइट। तो लेट अस से कि कुछ 20 स्टाफ हैं जो रिपोर्ट करते हैं लेट्स से कुछ 4 मैनेजर्स को। अब ये 4 मैनेजर्स रिपोर्ट करते हैं कि कुछ 2 और प्रोग्राम मैनेजर्स को। ये 2 प्रोग्राम मैनेजर्स जो हैं ये रिपोर्ट करते हैं उस कंपनी के फाउंडर को। तो ये क्या हो गया? ये एक हायरार्की हो गया, राइट। तो हाईएस्ट लेवल हो गया जो फाउंडर है और ये जो 20 स्टाफ है ये हो गए लोएस्ट लेवल। तो ये हायरार्की के डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक उसी तरीके से टैक्सोनॉमिक हायरार्की में भी डिफरेंट कैटेगरीज के लेवल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टैक्सा, जिसका सिंगुलर है टैक्सॉन। ठीक है। और ये सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर ये सारे टैक्सा ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट करते हैं एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब लेते हैं एक एग्जांपल। लेट अस सपोज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, ठीक है। अब इंसेक्ट तो और भी बहुत सारे हैं, बटरफ्लाई एक लौता इंसेक्ट तो नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। तो बटरफ्लाई को हमने इंसेक्ट कैटेगरी में डाल दिया। अब ऐसे ही और भी बहुत सारे कैटेगरीज होंगे इंसेक्ट्स की तरह जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज होगा, तो ऐसे सिमिलर कैटेगरीज को हमने डाल दिया अंडर आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है। अब इस तरीके से और भी कुछ कुछ कैटेगरीज होंगे जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगे, ऐसे ऐसे और भी क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको हमने डाल दिया अंडर एनिमैलिया। तो एनिमैलिया जो है ये वो कंपनी के फाउंडर जैसा हो गया, मतलब एनिमैलिया जो है ये हाईएस्ट लेवल है। एनिमैलिया के अंडर है आर्थ्रोपॉड्स, उसके अंडर है इंसेक्ट्स, उसके अंडर है बटरफ्लाई। तो ये मैंने एक बहुत ही ऐसे रफ एग्जांपल दिया है। अभी आगे चल के हम एक्चुअली देखेंगे कि कैसी होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो चलो अब देखते हैं हिरार्किकल क्लासिफिकेशन, मतलब ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है इसमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं।
एग्जैक्टली तो सबसे टॉप पे होता है किंगडम। अब किंग राजा है भाई, राजा तो टॉप पे ही होगा, तो राजा का किंगडम भी टॉप पे ही होगा। तो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है इस हायरार्की का किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम, उसके बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक के अलग अलग लेवल्स आते हैं। तो ये हर एक लेवल क्या है, हर एक लेवल क्या है आप बताओ मुझे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, हर एक लेवल एक एक टैक्सॉन है, और ये सारे लेवल्स मिला के बनाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब जब हम इसको देखते हैं तो समझ में आता है कि जो किंगडम है इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि कंपनी का सीईओ, ठीक है। और उसी तरीके से जो स्पीशीज है दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की। इसी वजह से स्पीशीज को कहा जाता है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक और इंटरेस्टिंग चीज हम नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो सिमिलैरिटीज हैं वो कम होती जाती हैं। एग्जैक्टली मतलब अगर दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी कंपेयर्ड टू दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हो, या फिर दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेम फाइलम को बिलोंग करते हो, राइट। मतलब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो सिमिलैरिटीज हैं वो कम होती जाएंगी, ठीक है। ये बात समझ में आई? ग्रेट। अब यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तब हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम फाइलम के बदले में डिवीजन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हायरार्की है ना, ये हायरार्की फिक्स्ड है, तो इसके सीक्वेंस को आप बदल नहीं सकते हो। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा, और जहां याद रखने की बात आती है वहां क्या आता है? मेमोरी ट्रिक। तो अब ये जो हमारा हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है इसको याद रखने के लिए हम यूज करेंगे इस मेमोरी ट्रिक का। तो हमारा मेमोरी ट्रिक कुछ ऐसा है, किंग प्रिफर्स और डिनाइज कुकीज ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। फिर से बताती हूं, किंग प्रिफर्स और डिनाइज कुकीज ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच, ठीक है। अब देखो इससे आप इसको याद कैसे रखोगे? किंग बोले तो किंगडम, प्रेफर्स का पी आपको याद दिलाएगा किसका? फाइलम। कुकीज याद दिलाएगा क्लास, ओवर याद दिलाएगा ऑर्डर, फ्रेश याद दिलाएगा फैमिली, ग्रीन याद दिलाएगा जीनस, और स्पिनच याद दिलाएगा स्पीशीज, राइट। अब ये प्रेफर्स जब डिनाइज हो जाएगा तो फाइलम हो जाएगा डिवीजन, ठीक है। तो सबको याद रहेगा ये मेमोरी ट्रिक। किंग की ये तस्वीर याद रख लो कि किंग प्रेफर्स कुकीज ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। सिर्फ प्रेफर की जगह डिनाइज हो जाएगा जब हम प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इस मेमोरी ट्रिक के साथ आप बड़ी आसानी से हमारी इस हायरार्की के सीक्वेंस को याद रख सकते हो। तो बच्चों अब हमारा प्लान क्या है? ये जो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है इसमें जो हर एक कैटेगरी है, इस हर एक कैटेगरी को अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे लोएस्ट लेवल से, विच इज स्पीशीज। एग्जैक्टली तो क्या होते हैं स्पीशीज? स्पीशीज होते हैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस अमंगस्ट देमसेल्व्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब स्पीशीज के अंदर जैसे कि मैंने बोला था, नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स के बीच की सिमिलैरिटीज कम होते जाएंगी, बट फिलहाल तो हम सबसे लोएस्ट लेवल पे हैं। तो एक स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली रिजेंबल करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज काफ़ी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा होती है दैट दे कैन रिप्रोड्यूस अमंगस्ट ईच अदर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म, राइट। मतलब एक ह्यूमन को आप किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म से, चाहे एक गोरिल्ला से कंपेयर करो, एक कैट से, एक डॉग से, एक बर्ड से, एक बटरफ्लाई से, किसी से भी कंपेयर करो तो एक ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन से ही ज़्यादा सिमिलर है, राइट। तो ये सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं ये एक स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। सिमिलरली अगर हम कैट्स की बात करें तो ये सारे कैट्स जो हैं ये एक स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, और ये एक स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं इसका मतलब ही है, मतलब स्पीशीज़ का जो मेन वो बोलते हैं ना आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है, मतलब कौन सी चीज़ है जो बताता है कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ के हैं, वो ये है कि दे शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस अमंगस्ट ईच अदर, ठीक है।
ओके अब ये जो स्पीशीज जो वर्ड है, इससे ना एक और चीज़ में लिंक कराती हूँ। थोड़ी देर पहले जब हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम की बात कर रहे थे। उसमें दो कंपोनेंट्स होते थे, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, याद है? तो ये जो स्पेसिफिक एपिथेट है बच्चों, ये और कुछ नहीं है बल्कि स्पीशीज़ है। तो जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्पीशीज़ को डिनोट करता है। तो इसीलिए आप देखो, जैसे मैं कह रही हूँ कि सारे ह्यूमंस एक स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, तो ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? होमो सेपियंस, राइट? सेपियंस ये क्या है? स्पीशीज़ है। तो ये सारे ह्यूमन सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। सेपियंस इज द स्पीशीज़, दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ये हो गया स्पीशीज। तो अब चलते हैं हम स्पीशीज के हायर लेवल पे, विच इज जीनस। जीनस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। मतलब बड़े ध्यान से समझना, जैसे दो अलग स्पीशीज जिनमें काफी सिमिलैरिटी है, उनको हम एक जीनस में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर जीनस के अंदर रहने वाले जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनके बीच की सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू एक ऐसा स्पीशीज़ जो किसी दूसरे जीनस में है। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्पीशीज़ तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लो दो अलग अलग स्पीशीज़ है, एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो डॉग्स, सारे डॉग्स एक स्पीशीज़ में आते हैं। ग्रे वुल्फ्स ये एक डिफरेंट स्पीशीज़ में आते हैं, सारे ग्रे वुल्फ्स। तो ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो डॉग्स और ग्रे वुल्फ्स जो है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये दोनों स्पीशीज़ में काफ़ी सिमिलैरिटी है। इनफैक्ट अगर आप एक ग्रे वुल्फ को और एक डॉग को देखो तो अपीयरेंस स्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी सिमिलैरिटी आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो इस तरह के, तो ये ग्रे वुल्फ्स और डॉग जो है दे बिलोंग टू द सेम जीनस। समझ में आया? ये सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो डॉग्स और ग्रे वुल्फ्स जो हैं दे बिलोंग टू द सेम जीनस। इसीलिए, और ये जो जीनस है ये कहाँ से आ रहा है? अगेन चले जाओ नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर के जो दो टर्म्स थे, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट बताता है स्पीशीज और जेनेरिक नेम बताता है जीनस। इनफैक्ट ये जो जीनस जो टर्म है इसका प्लूरल होता है जेनेरा, ठीक है। अब देखो, डॉग और ग्रे वुल्फ की कहानी बता रही थी मैं। अब इनके साइंटिफिक नेम को देखो। अगर हम ग्रे वुल्फ का साइंटिफिक नेम देखें तो ये होता है कैनिस ल्यूपस। अगर हम डॉग के साइंटिफिक नेम को देखें तो ये होता है कैनिस फेमिलियरस। मजेदार बात है ना, दोनों का जेनेरिक नेम सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम जीनस को बिलोंग करता है, लेकिन दोनों दो अलग स्पीशीज हैं, इसीलिए दोनों का स्पेसिफिक एपिथेट डिफरेंट है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पर साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आते जा रहा है कि जब हम स्पीशीज़ लेवल पे बात कर रहे थे तो एक स्पीशीज़ के अंदर लाई करने वाले ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, राइट? क्योंकि जब हम डॉग्स की बात कर रहे थे तो उसके अंदर सारे डॉग्स थे, तो ऑब्वियसली एक डॉग का दूसरे डॉग से सिमिलैरिटी ज़्यादा है कंपेयर टू एक डॉग का एक ग्रे वुल्फ के साथ जितना सिमिलैरिटी है। समझ रहे हो? तो यही बात मैं कह रही थी कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटीज कम होते दिखेंगे, ठीक है। तो अब जब हम जीनस के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हम कंपेयर करें टाइगर, लायन और लेपर्ड को, क्या ये सेम स्पीशीज़ है? नहीं, ये सारे अलग स्पीशीज़ हैं। लेकिन ये अलग स्पीशीज़ तो हैं बट इन स्पीशीज़ में सिमिलैरिटी है, राइट? इन तीनों में देखो, अगर आप एक टाइगर को एक एलिफेंट से कंपेयर करो तो वो ज़्यादा सिमिलर है या फिर एक टाइगर एक लायन से ज़्यादा सिमिलर है? ऑफ कोर्स एक लायन से काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, स्ट्रक्चर वाइज, टीथ वाइज, फूड हैबिट वाइज, राइट? काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, ओके। तो अब ये जो तीनों है ना, लेपर्ड, टाइगर एंड लायन, दे ऑल बिलोंग टू द सेम जीनस। तो इनके साइंटिफिक नेम को अगर आप देखो, तो अगर आप लायन के साइंटिफिक नेम को देखो तो इट इज़ पैंथेरा लियो। टाइगर के साइंटिफिक नेम को अगर देखो, पैंथेरा टाइग्रिस। लेपर्ड के साइंटिफिक नेम को अगर देखो, पैंथेरा पार्डिस। तीनों में क्या कॉमन है? जेनेरिक नेम कॉमन है। क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम जीनस। लेकिन तीनों का जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो अलग है। क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज के ऊपर था जीनस, जीनस के ऊपर होता है फैमिली। एग्जैक्टली। तो फैमिली क्या होते हैं?
क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, यानी कि ऐसे जीनस जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, बट ऑफ कोर्स सिमिलैरिटीज उतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी स्पीशीज़ या जीनस में थी, राइट, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सिमिलैरिटीज कम हो रही हैं। एग्जैक्टली अब देखो ये बहुत फैंटास्टिक वे में आपको समझ में आएगा जैसे ही मैं ये एग्जाम्पल लूँगी। अभी अभी हमने क्या देखा था, अभी अभी हमने 3 ऑर्गेनिजम्स देखे थे, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, और हमने क्या देखा था, ये तीनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन तीनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, राइट, इसीलिए सबके जेनेरिक नेम में क्या था, पैंथेरा। अब अगर हम इन एनिमल्स को कंपेयर करें विद कैट, थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, कैट का जो अपीयरेंस है वो एक टाइगर के अपीयरेंस से या फिर लेपर्ड के अपीयरेंस से काफ़ी सिमिलर होता है, जस्ट दैट दे आर स्मॉलर इन साइज। तो मतलब कैट को एक तरीके से आप एक मिनिएचर वर्जन कह सकते हो टाइगर या लेपर्ड का, है ना। लेकिन कैट जो है ये डिफरेंट स्पीशीज़ है ऑल टुगेदर, कैट का जो जीनस है वो भी अलग है। इनफैक्ट कैट का अगर आप साइंटिफिक नेम देखो तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर कैट, तो अगर कैट का आप साइंटिफिक नेम देखो तो इट इज फेलिस कैटस, राइट, यानी कि जेनेरिक नेम भी अलग है और स्पेसिफिक एपिथेट भी अलग है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं दे बिलोंग टू द सेम फैमिली फेलिडे। यस, लायन भी फेलिडे फैमिली को बिलोंग करता है, टाइगर भी, लेपर्ड भी और कैट भी, और इसी वजह से आप देखो कि थोड़ा सा रिजेम्बलेंस आपको दिखता है कैट में और इन बाकी एनिमल्स में, ठीक है। तो इनफैक्ट बच्चों अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिकली जब हम साइंटिफिक नेम या फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं तो उसमें तो हम सिर्फ जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट बताते हैं, बट हर ऑर्गेनिज्म के लिए आप उसके सारे लेवल्स लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर हम कैट की बात करें तो कैट का स्पेसिफिक नेम क्या है, जेनेरिक नेम क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, किंगडम क्या है, सब कुछ हम बता सकते हैं। इनफैक्ट वही आप देखोगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। तो कहाँ तक पहुंचे हम लोग पहुंचे स्पीशीज से अगले लेवल जीनस, जीनस के अगले लेवल फैमिली, और फैमिली के ऊपर है ऑर्डर। एग्जैक्टली तो ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो डिफाइन तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, आई गेस आप लोग खुद ही कर लोगे। ऑर्डर क्या हो गया, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज जिनमें फ्यू सिमिलैरिटीज हो। अब देखो मैं फ्यू वर्ड यूज करने लगी हूँ क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं, ठीक है, बट कम ही सही, बट कुछ सिमिलैरिटीज जब हमें दिखने लगती हैं तो ऐसे क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज को हम एक ऑर्डर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं सेम एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल, यही वाला अपना लायन टाइगर वाला। तो लायन, टाइगर, लेपर्ड और कैट ये सारे सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे थे, है ना। कौन सा फैमिली था इनका, फेलिडे, ठीक है। अब अगर इन सारे एनिमल्स के साथ मैं कंपेयर करूं एक डॉग को, डॉग दूसरे फैमिली को बिलोंग करता है, डॉग बिलोंग करता है कौन से फैमिली को, कैनिडे, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो डॉग क्या है, फ्लैश खाता है, और ये सारे एनिमल्स भी फ्लैश खाते हैं। तो ये सारे के सारे एनिमल्स में ये एक कॉमन चीज़ हो गई दैट दे आर ऑल फ्लैश ईटिंग। तो बेस्ड ऑन दैट सिमिलैरिटी हम लोग इन सब को सेम ऑर्डर में डाल देंगे विच इज़ कार्निवोरा। तो ये सारे के सारे जो है कार्निवोर है, तो इसीलिए ये सारे के सारे सेम ऑर्डर में है, ठीक है। तो अब नोटिस करो, देखो धीरे धीरे एक एक लेवल ऊपर जाते जा रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे जितने एनिमल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे किस ऑर्डर के हैं, कार्निवोरा ऑर्डर के हैं। लेकिन इनकी फैमिली की बात करें तो शुरू के 4 एनिमल्स फेलिडे फैमिली से हैं, बट लास्ट का जो डॉग है दैट इज फ्रॉम कैनिडे फैमिली। अब अगर बात करें जीनस की तो शुरू के 3 एनिमल्स सेम जीनस से हैं, पैंथेरा, लेकिन ये जो बाकी 2 एनिमल्स हैं इन दोनों का जीनस अलग अलग है और स्पीशीज इन सबका अलग है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आई थिंक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पकड़ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलो ये तो थी कहानी किसकी, ऑर्डर की। अब ऑर्डर से ऊपर क्या आता है, बताओ बताओ, याद करो। किंग प्रेफर्स, ऊपर से हमने अपना मेमोरी ट्रिक किया था ना, किंग प्रेफर्स कुकीज ओवर, ओवर था ऑर्डर, ओवर के ऊपर क्या आ रहा है, कुकीज, कुकीज बोले तो क्लास। तो क्लास क्या होता है, मैं डिफाइन करूं या आप खुद ही कर लोगे, चलो मैं भी कर देती हूँ डिफाइन। तो क्लास क्या होता है, ऐसे रिलेटेड ऑर्डर्स जिनके बीच में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने जितने एनिमल्स देखे थे, कौन कौन से एनिमल्स थे, लायन, टाइगर, लेपर्ड,
कैट, डॉग, यहाँ तक तो हम पहुँच ही चुके थे, राइट। अब इनके साथ अगर मैं ऐसे एनिमल्स को कंपेयर करने लगूँ जैसे एलिफेंट्स, ह्यूमंस, मंकीज़, अब आप बोलोगे कि मैम आप कितनी वैरायटी एनिमल्स की बात कर रहे हो, इनमें तो कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब आपने हमको भी इंक्लूड कर लिया है, ह्यूमंस को भी, यस कर लिया है, क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिजम्स में एक सिमिलैरिटी है और वो ये है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, राइट। जब बेबीज पैदा होते हैं, जब न्यू बॉर्न्स पैदा होते हैं, सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ यंग वंस एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ एग्स। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दे ले एग्स और उसमें से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ कर देते हैं, राइट। और ये सारे ऑर्गेनिजम्स वैसे ही हैं एंड दैट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल ऑफ देम, और उस वजह से इन सब को हमने डाल दिया है एक ही क्लास में, और वो क्लास क्या है, बताओ वो क्लास क्या है, और वो क्लास है मैमेलिया, क्योंकि ये सारे मैमल्स हैं। मैमल्स हम वैसे एनिमल्स को कहते हैं हु आर केपेबल ऑफ डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है। तो अब इस केस में बच्चों अगर आप इनके सारे स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, सब कुछ देखो तो आप क्या देखोगे, चाहे ह्यूमंस हैं या एलिफेंट है या मॉन्कीज हैं, इनका बाकी सब कुछ अलग है, क्योंकि ये डिफरेंट स्पीशीज़ है, डिफरेंट जीनस है, डिफरेंट फैमिली है, डिफरेंट ऑर्डर है, लेकिन ये सारे सेम क्लास को बिलोंग करते हैं एंड द सेम क्लास इज मैमेलिया। तो प्यारे बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हायर लेवल पे, विच इज फाइलम। फाइलम तक पहुंच चुके हैं, मतलब टॉप से हम सेकेंड लेवल पे हैं। फाइलम के बाद हमारा टॉप मोस्ट लेवल जो है दैट इज द हाईएस्ट लेवल विच इज किंगडम, है ना। तो फाइलम जो है, मैंने पहले भी बताया था कि फाइलम हम यूज करते हैं फॉर एनिमल्स, प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं डिवीजन, इसीलिए हमारे मेमोरी ट्रिक में किंग प्रेफर्स और डिनाइज था, है ना। तो फाइलम किसे कहते हैं, एनिमल्स के ऐसे रिलेटेड क्लास जिनमें थोड़े सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मतलब ऐसे क्लासेस ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स वर्ड यूज करना जरूरी है क्योंकि फाइलम टॉक्स अबाउट एनिमल्स ओनली, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स के क्लासेस जिनमें सिमिलैरिटीज हो, और कैसी सिमिलैरिटीज, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड बोले तो वर्टिब्रल कॉलम ही समझ लो, एंड प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है। एक तरीके से सिंपल शब्दों में अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि सारे एनिमल्स जिनमें सेम टाइप का न्यूरल सिस्टम है, इस टाइप का न्यूरल सिस्टम है, उनको हमने एक फाइलम में डाल दिया, ठीक है। अब जैसे पहले हमने जितने एनिमल्स अभी तक ले रहे थे हम एग्जाम्पल में, उन सभी एनिमल्स के साथ साथ अब और जुड़ गए कौन कौन, फिशेस भी जुड़ गए, फ्रॉग्स भी जुड़ गए, स्नेक्स भी जुड़ गए, राइट। हालांकि ये सारे मैमल्स नहीं हैं, जिनको हमने अभी जोड़ा ये मैमल्स नहीं हैं, लेकिन इन सब में भी द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या फिर द प्रेजेंस ऑफ हॉलो डॉर्सल न्यूरल सिस्टम है, इस वजह से ये सारे सेम फाइलम में बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट फाइलम। तो फाइलम का प्लांट काउंटर पार्ट क्या होता है, डिवीजन, ऑफ कोर्स। तो डिवीजन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस ऑफ प्लांट्स विथ सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं रोज और स्वीट पोटैटो का। अब देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट जीनस हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली सब अलग है, लेकिन ये दोनों सेम डिवीजन को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, दोनों में ही फ्लावरिंग होती है, फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। इसीलिए ये दोनों बिलोंग करते हैं टू द डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा। और फाइनली हम आ चुके हैं एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज किंगडम। अब देखो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ आए वैसे वैसे क्या हुआ, सिमिलैरिटीज कम होती गई, ऑफ कोर्स होती गई, साथ ही साथ हम नोटिस करते हैं जो नंबर है ना वो भी कम होते जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ किंगडम्स सिर्फ 2 है, दैट इज प्लांटे एंड एनिमैलिया, यानी कि प्लांट्स के लिए एक किंगडम है और एनिमल्स के लिए एक दूसरा किंगडम है, बस सिर्फ 2 ही किंगडम है। बट जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, जब तक हम स्पीशीज़ तक पहुंचते हैं तो स्पीशीज़ 2 या 10 या 20 नहीं है, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ कम होती जा रही हैं और वैसे वैसे जो नंबर है वो भी कम होता जा रहा है, राइट। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं बता रही थी, अगर उस पूरे कंपनी में 20 स्टाफ हैं तो ऊपर जाते जाते उस कंपनी के 50 फाउंडर तो नहीं होते हैं, राइट। ऊपर जाते जाते जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो भी मे बी 1 फाउंडर है, 2 फाउंडर है, 3 फाउंडर है, बट बेसिकली जैसे जैसे वी गो अप द पिरामिड तो नंबर क्या होने लगता है, वो घटने लग जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से जब हम किंगडम की बात करते हैं तो एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम होता है। इनफैक्ट अभी धीरे धीरे करके, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे आगे के लेसन्स के साथ, तो एक पूरा लेसन हम डेडिकेट करेंगे ऑन प्लांट किंगडम, उसी तरह से एक पूरा लेसन डेडिकेट करेंगे ऑन एनिमल किंगडम, और उसके अंदर के जो अलग अलग फाइला है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्टडी अभी कंटिन्यू रहेगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट इस चैप्टर के एंड तक, और इस पूरे चैप्टर में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी, इनफैक्ट जिस चीज़ में हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया वो क्या था? नॉमेनक्लेचर। यस, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमने देखा। इसके अलावा और क्या देखा हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखी। एग्जैक्टली। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जैसे ही हम देखते हैं तो वो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक हायरार्की होता है, राइट? तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास, उनका जो पूरा हायरार्की है उसको हमने लिख रखा है। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर तो लिखा ही है, बल्कि उनका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, किंगडम सब कुछ हमने लिख डाला है। ठीक है, नाउ दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ऐसे तो सिर्फ इतने ही नहीं, यहाँ पर तो मैंने कुछ 6-7 एग्जाम्पल्स दिए हैं, बट वैसे आप देखोगे तो कोई भी एडवांस्ड बायो की बुक में आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर शायद ये बहुत यूजफुल हो, बट आपके बोर्ड्स की तैयारी के लेवल पे या फिर आपके 11th की तैयारी के लेवल पे एटलीस्ट 2-4 चीज़ों का तो आपको साइंटिफिक पूरा नेम पता होना ही चाहिए। इतना तो बनता ही है जब हमने ये पूरा लेसन पढ़ा है ना। तो शुरुआत कर रहे हैं हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ। ह्यूमन बीइंग्स जिनका बाइनोमियल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर होमो क्या है? होमो इज द जीनस। सेपियंस क्या है? ये सेपियंस क्या है? सेपियंस इज द स्पीशीज। ठीक है, अब अगर हम फैमिली, ऑर्डर और क्लास की बात करें तो फैमिली है होमिनिडे, ऑर्डर की बात करें तो प्राइमेटा, क्लास की बात करें मैमेलिया, फाइलम की अगर बात करें तो कॉर्डाटा, और किंगडम की अगर हम बात करें तो एनिमैलिया। ठीक है, फाइलम से आपको याद आ रहा होगा, फाइलम का हमने किस बेसिस पे किया था कि सब में नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस हो। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस जिनमें भी है उन सबको हम किस फाइलम में डाल देते हैं? कॉर्डाटा में। इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं इसमें काफ़ी सारे कॉर्डाटा फाइलम को बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो एग्जांपल्स क्या हैं? डॉग, कैट, लायन, राइट? तो ये सारे सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं। इन सब में नोटोकॉर्ड है, इन सब का न्यूरल सिस्टम थोड़ा सिमिलर है, इसकी वजह से ये सारे कॉर्डाटा को बिलोंग करते हैं। और एनिमैलिया को भी ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट हाउस फ्लाई भी जो है वो भी एनिमैलिया को बिलोंग करता है, क्योंकि ये सारे एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो अब आपको चीज़ें समझ में इजीली आ रही होंगी, बट कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, ये चीज़ें अगर आप पता करके रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब अगर इसी तरह से हम डॉग की बात करें तो डॉग का बाइनोमियल नेम होता है कैनिस फेमिलियरिस, जहाँ पर कैनिस इसका जीनस है, फेमिलियरिस इसका स्पीशीज़ है। इसके अलावा फैमिली है कैनिडे, ऑर्डर है कार्निवोरा। इनफैक्ट यहाँ पे देखो डॉग, कैट, लायन, ये तीनों ही जो हैं ये सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, है कि नहीं। क्लास की बात करें तो ये सब मैमिलियाँ हैं। इनफैक्ट ये देखो ह्यूमन बीइंग्स, कैट, डॉग, लायन सब के सब मैमिल्स है, क्योंकि ये सारे के सारे अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। और फाइलम तो जैसे कि मैंने बताया सब के सब कॉर्डाटा है, सब के सब एनिमैलिया किंगडम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से कैट, लायन ये तो आप कर ही लोगे। कैट का फेलिस कैटस, लायन का पैंथेरा लियो, तो जीनस, स्पीशीज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट आई वुड एडवाइज यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन, ताकि इसको जो है ना आप अपने हिसाब से उसको लिख लो, अपने हिसाब से उसको प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, इसके बाद आता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल नेम होता है मुस्का डोमेस्टिका, जहाँ पर मुस्का जो है दैट इज़ द जीनस, डोमेस्टिका इज़ द स्पीशीज़। फैमिली की बात करें तो इट इज़ मुसीडे, ऑर्डर की बात करें तो डिप्टेरा, क्लास की बात करें तो इंसेक्टा, ये इंसेक्टा क्लास में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइलम जो है इट इज़ नॉट कॉर्डाटा। देखो दिस इज इंटरेस्टिंग, ये कॉर्डाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं ये आर्थ्रोपॉड्स के अंदर आते हैं, इनके अंदर नोटोकॉर्ड या फिर वो डॉर्सल न्यूरल सिस्टम, उस तरह का न्यूरल सिस्टम नहीं होता है। इस वजह से ये कॉर्डाटा को बिलोंग ना करके आर्थ्रोपॉड्स को बिलोंग करते हैं, हालांकि ये सारे एनिमैलिया के अंदर ही आते हैं।
ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं प्लांट किंगडम से भी, जैसे कि रोज़, वीट और मैंगो। रोज़ा गैलिका, जहाँ पर रोज़ा है जीनस, गैलिका है स्पीशीज़। उसी तरीके से यहाँ पे देखो रोजियासे, रोजेल्स, ये सारे इसके फैमिली हैं, ऑर्डर हैं। अगर बात करें फाइलम की तो इट इज़ मैग्नोलियोफाइटा, और ये सारे के सारे किंगडम कौन से हैं? प्लांट हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वीट का भी कर सकते हो ट्रिटिकम एस्टिवम, मैंगो का कर सकते हो मैंगीफेरा इंडिका। तो बेसिकली मैं अभी यहाँ से साइड हट जाऊंगी और आप इसकी एक अच्छी सी फोटो ले लो और इन सब का जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 2-4 का पता होना भी चाहिए। और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको एक बार वापस से पूरा का पूरा जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है ना वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। सिर्फ फोटो लेके रखनी नहीं है, इसको प्रैक्टिस भी करना है और अच्छे से पढ़ना भी है। ठीक है, तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। और बाकी जब आप अपने एंड से इस चैप्टर को पढ़ोगे, इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारे ऐप के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और ये था हमारी क्लास 11th बायोलॉजी का पहला वन शॉट वीडियो। तो अगर आपको ये पसंद आया है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुए हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताओ कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, और मैं बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूं अगला चैप्टर, वो भी बिल्कुल जबरदस्त और धमाकेदार। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।